अध्याय 1 हत्या करना और भाग जाना। प्रशांत महासागर के ऊपर एक सफ़ेद बोइंग 747 विमान 10,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर गति से उड़ान भर रहा था। केबिन के अंदर अधिकांश यात्री सो चुके थे। आकाश खिड़की के पास बैठा चुपचाप बाहर बादलों को देखता रहा, मानो किसी स्तब्ध हो। उसकी कमीज के नीचे उसका लंबा और सीधा कद, उसका कठोर और दृढ़ चेहरा और खिड़की में प्रतिबिंबित होती उसकी तीखी निगाहों ने बगल की सीटों पर बैठी दोनों लड़कियों को चोरी छिपे देखने और एक दूसरे से फुसफुसाने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी जगह पर जहां वे दोनों देख नहीं सकते थे, एक चांदी का लाइटर जिसे सुरक्षा जांच से नहीं गुजरना चाहिए था और जो विमान में दिखाई दिया, समय समय पर आकाश के हाथ में दिखाई देता था और फिर तुरंत गायब हो जाता था। ये बिन सिटी से लॉस एंजल्स जाने वाली उड़ान थी। विमान में सवार अधिकांश यात्री विदेश यात्रा पर थे, व्यापारिक यात्राओं पर थे या रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन आकाश भाग रहा था। 6 महीने पहले आकाश के दादा चेन जिंगडे शाम को टहलने निकले थे और उन्होंने संयोगवश एक काली लग्जरी कार को लाल बत्ती पार करते हुए देखा, जिसने एक युवती को टक्कर मार दी जो एक छोटी बच्ची को सड़क पार करा रही थी। महिला गंभीर रूप से घायल लग रही थी, दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ी थी और हिलने डुलने में असमर्थ थी। छोटी बच्ची डरी हुई थी, अपनी मां के पास दुबकी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। इस समय दुर्घटना में शामिल आलीशान कार की खिड़की नीचे की गई। चालक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसने सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे, जो देखने में उच्च समाज के एक सफल सदस्य की तरह लग रहा था, लेकिन उसका लाल चेहरा तिरस्कार और अहंकार से भरा हुआ था। मौत को बुला रहे हो? क्या तुम अंधे हो? उस आदमी ने गुस्से से कहा और शराब की तेज गंध बाहर फैल गई। कॉकटेल पार्टी खत्म करने के बाद और थोड़ा नशे में होने के कारण विकास अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़कर सड़क पर बेतहाशा गाड़ी चला रहा था और खूब मजे कर रहा था। विकास का मूड अचानक बिगड़ गया। उसने कुछ देर तक गुस्से में बड़बड़ाया और फिर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर जाने की तैयारी करने लगा। उसे किसी को टक्कर मारना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, उसे तो बस ज्यादा मुआवजा देना था। तुम ये क्या कर रहे हो? चेन जिंगडे ने कार के सामने आकर गुस्से से कहा, तुमने किसी को टक्कर मारी और अब भी भागना चाहते हो? अपना रास्ता अवरुद्ध देखकर विकास ने अधीरता से कहा, बूढ़े आदमी, अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारे साथ यहाँ समय बर्बाद करने का मेरे पास समय नहीं है। बोलते बोलते उसने फिर से एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। इंजन दहाड़ उठा। उसे अभी रेसिंग से संतुष्टि नहीं मिली थी। चेन जिंगडे विचलित रहे। सैन्य पृष्ठभूमि से आने के कारण उनका स्वभाव नेक था और वे अन्याय को सहन नहीं कर सकते थे, वे ऐसी घटना को अनदेखा नहीं कर सकते थे। गाड़ी तुरंत रोको। चेन जिंगडे को लगातार कार का रास्ता रोकते देख विकास का शराब के नशे में धुत गुस्सा भड़क उठा और उसका पहले से ही लाल चेहरा और भी विकृत हो गया। तुम हिलोगे नहीं, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें भी लेटने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक काली रंग की आलीशान कार स्टार्ट हो गई। इंजन की गर्जना के साथ वह तेजी से आगे बढ़ी। उसकी शानदार रफ्तार के कारण कार की गति पल भर में आसमान छू गई। चेन जिंगडे समय रहते चकमा नहीं दे पाए और बुरी तरह से धक्के खाकर हवा में उड़ गई, जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ी और बेहोश हो गई। हा, बूढ़े, मौत को बुलावा देने का यही नतीजा होना चाहिए। जमीन पर लेटी चेन जिंगडे को देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घमंडी हंसी हंसते हुए गाड़ी की एक्सीलरेटर दबाए और गाड़ी चलाकर चला गया। चीख! पास ही कहीं से ब्रेक लगने की तेज आवाज सुनाई दी। आकाश ने ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें गुस्से से फट पड़ीं और उसके दिल में बेकाबू होकर जान से मारने की इच्छा जाग उठी। चेन जिंगडे का फोन मिलते ही आकाश बिना रुके तुरंत वहां पहुंच गया। दूर से उसने देखा कि चेन जिंगडे एक लग्जरी कार के आगे खड़ी है और उसका रास्ता रोक रही है। आकाश दोबारा एक्सीलरेटर दबाने ही वाला था कि अचानक कार की रफ्तार बढ़ गई और वह उससे टकरा गया। आकाश बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका और असहाय होकर देखता रहा जब चेन जिंगडे हवा में उछलकर दूर जा गिरा। घातक निगाहों से देखते हुए आकाश ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसने चौराहे के कोने पर ठंडी निगाहों से देखा, जहां विकास झुकी हुई खिड़की के अंदर बेपरवाह और घमंडी भाव से बैठा था। उसके हाथ में अचानक एक ठंडी और तेज धार वाली कटार प्रकट हुई। गाड़ी चला रहे विकास को अचानक पूरे शरीर में सिहरन महसूस हुई। उनके रोंगटे खड़े हो गए, मानो कोई भयानक चीज उन्हें देख रही हो। लेकिन जल्द ही यह एहसास गायब हो गया। विकास ने गुस्से में बड़बड़ाया, खिड़की ऊपर की और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जमीन पर लेटे हुए 2 लोगों और एक तरफ खड़ी दुख से रोती हुई छोटी बच्ची पर नजर डालते हुए आकाश ने अपने हत्या के इरादे को दबाया और उड़ते हुए खंजर को दूर रख दिया। अभी समय नहीं है, लोगों को बचाना पहले आता है। इस कर्ज को हम बाद में चुका देंगे। ... अस्पताल, आईसीयू। सर्जरी के बाद चेन जिंगडे को मोटी पट्टियों में लपेटकर अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ पाया गया, जो विभिन्न निगरानी उपकरणों से जुड़ा हुआ था और उसके मुंह में एक वेंटिलेटर लगा हुआ था। चेन जिंगडे के शरीर में कई फ्रैक्चर थे। सबसे गंभीर फ्रैक्चर मस्तिष्क में रक्तस्राव था। वह पूरी तरह से बेहोश हो गए थे और एक तरह से निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गए थे। उन्हें सांस लेने के लिए भी वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। फिलहाल वह आईसीयू में जीवित रहने के लिए पैसों का सहारा ले रहा था। एक बार पैसे खत्म हो जाने और ट्यूब हटा दिए जाने पर उसे मृत घोषित किया जा सकता था। आईसीयू का खर्च प्रतिदिन कई हजार युआन है और आकाश के परिवार की बचत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। विकास की बात करें तो ये कहना मुश्किल है कि वह तुरंत उसे बचाने के लिए पैसे देगा या नहीं, और यह मुआवजा कितने दिन चलेगा। अगर मामला अदालत तक भी जाता तो शायद उसे मौत की सजा नहीं मिलती। ये बात आकाश को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। खून का बदला खून से ही चुकाया जाना चाहिए। हमारा कर्ज जल्द ही चुकाया जाने वाला है। ... 3 दिन बाद सुबह के 2 बजे काले बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया था और हवा बहुत तेज चल रही थी। उपनगरों में स्थित विकास के आलीशान विला के बाहर का दृश्य। हल्की ठंडी हवा धीरे धीरे पेड़ों की चोटियों को हिला रही थी, पत्तियां सरसरा रही थीं और स्ट्रीट लाइटों के नीचे धब्बेदार छाया बना रही थीं।
एक ऐसे कोने में जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी, काले कपड़े पहने और बेसबॉल कैप लगाए आकाश चारदीवारी के नीचे दिखाई दिया। यह विला एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी बाहरी दीवार 4 मीटर से अधिक ऊंची थी, जिससे किसी आम व्यक्ति के लिए इसे पार करना असंभव था। ऊंची दीवार की ओर देखते हुए आकाश ने अपनी टोपी को नीचे दबाया, कुछ कदम पीछे हटे, फिर अचानक दौड़ते हुए छलांग लगाए। उनके पैर दीवार से कई बार टकराए। फिर दीवार के ऊपरी हिस्से पर धक्का देकर और अपने शरीर को एक तरफ घुमाकर उन्होंने आसानी से दीवार के ऊपर से छलांग लगा दी। हवा से नीचे उतरने से पहले ही आकाश के हाथ में एक उड़ता हुआ खंजर प्रकट हुआ। जैसे ही वह नीचे उतरा और मजबूती से खड़ा हुआ, आकाश ने अपना दाहिना हाथ झटका दिया और एक ठंडी रोशनी बगल की ओर फैल गई। रात के अंधेरे में एक लंबा और खूंखार काला तिब्बती मास्टिफ कुत्ता अपना खून से सना मुंह खोले हुए हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। छी! तिब्बती मास्टिफ के दहाड़ने से पहले ही ठंडी रोशनी चमकी और गायब हो गई। 20 सेंटीमीटर लंबा उड़ता हुआ खंजर उसकी आंख में घुस गया। बिना कोई आवाज निकाले भयंकर तिब्बती मास्टिफ तड़पा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंख के सॉकेट से लाल खून और सफेद मस्तिष्क का पदार्थ धीरे धीरे बहने लगा। आकाश ने विला की ओर मुड़कर देखा। 3 मंजिला आलीशान विला अंधेरे में भी बेहद भव्य और आलीशान लग रहा था। पहली मंजिल पर स्थित बैठक कक्ष में बत्तियां जल रही थीं। खिड़की से उसने देखा कि 2 लोग सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। जाहिर है अभी अभी हुई हल्की सी आवाज ने उन्हें चौंकाया नहीं था। उसने तिब्बती मास्टिफ की आंख से उड़ता हुआ खंजर निकाला और उसके शरीर पर लगा खून पोंछ दिया। फिर आकाश की ओर से बिना किसी हलचल के उड़ता हुआ खंजर पल भर में उसके हाथ से गायब हो गया। आकाश द्वारा पिछले 2 दिनों में किए गए गुप्त अवलोकन के अनुसार विकास के अलावा विला में लगभग 1 दर्जन अंगरक्षक मौजूद होने चाहिए। आखिरकार विकास ने वर्षों में कई बुरे काम किए थे और बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे। इसलिए विकास अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क था और उसने हर रात पहली मंजिल के हॉल में 2 अंगरक्षकों को पहरा देने के लिए तैनात किया था। आंगन में मौजूद तिब्बती मास्टिफ कुत्ते के साथ एक आम आदमी के लिए चुपके से अंदर घुसना सचमुच असंभव था। अंधेरे में छिपकर आकाश ने पूरे विला का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। जल्द ही उसे पता चला कि दूसरी मंजिल पर बालकनी का दरवाजा बंद नहीं था। लिविंग रूम में दोनों लोगों को अभी भी टीवी देखते हुए देखकर आकाश सावधानी से बालकनी के नीचे आया, स्थिति का जायजा लेने के लिए ऊपर देखा, फिर छलांग लगाई, सहारा लेने के लिए अपने दाहिने पैर से दीवार पर लात मारी, दोनों हाथों से बालकनी के किनारे को पकड़ा, जोर से खींचा और बालकनी पर पलट गया। बालकनी से सावधानीपूर्वक विला में प्रवेश करते हुए आकाश ने धीरे से एक दरवाजा खोला। कमरे के अंदर 4 अंगरक्षक गहरी नींद में सो रहे थे। आकाश चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ और उसके हाथ में एक उड़ता हुआ खंजर प्रकट हो गया। 20 सेंटीमीटर लंबा वह उड़ता हुआ खंजर किसी आम खंजर से कम नहीं था। आकाश एक व्यक्ति के पास गया, अपने बाएं हाथ से उसका मुंह ढका और अपने दाहिने हाथ में मौजूद चाकू से उसकी गर्दन पर जोरदार वार किया। जागते हुए अंगरक्षक ने 2 बार संघर्ष किया और फिर शांत हो गया। पहली बार हत्या करने में उसे कोई असुविधा नहीं हुई। ये अंगरक्षक विकास से मोटी तनख्वाह पाते थे और अपने दैनिक जीवन में उसके कई हानिकारक कार्यों में उसकी मदद करते थे, उनमें से प्रत्येक बुरे कर्मों से लदा हुआ था। आकाश के आने के बाद से उसका इरादा उन्हें जाने देने का नहीं था। इस बीच कोई दुर्घटना नहीं हुई। जल्द ही दूसरी मंजिल पर मौजूद लगभग 1 दर्जन अंगरक्षकों को आकाश ने चुपचाप खत्म कर दिया। अब सबसे ऊपरी मंजिल पर अकेले सो रहे विकास के अलावा नीचे पहरा दे रहे 2 अंगरक्षक ही बचे थे। आकाश सीढ़ियों से नीचे उतरते समय अपने कदमों को हल्का कर लिया और सोफे पर बैठे दोनों लोग उसकी नज़रों के सामने आ गए। वे दोनों पूरी तरह से टीवी देखने में मग्न थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मृत्यु का देवता उनके पीछे आ चुका है। चांदी जैसी रोशनी की 2 चमक गुजरी और दोनों को अपने सिर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस हुआ और उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहा। वह आगे बढ़ा, उड़ते हुए खंजर निकाले, उन्हें साफ किया और हाथ के इशारे से उन्हें वापस रख दिया। फिर उसने बाकी सभी कमरों की दोबारा तलाशी ली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं है। तभी आकाश विकास के विशाल आलीशान शयन कक्ष में पहुंचा, जो पूरी ऊपरी मंजिल पर फैला हुआ था। विकास सपने से जागा तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बांध रहा है और उसने तुरंत जोरदार विरोध किया। लेकिन दूसरे व्यक्ति की ताकत असाधारण थी। विकास ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उसे जरा सा भी हिला नहीं सका। वह अंगरक्षकों को मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि उसका मुंह भी टेप से बंद कर दिया गया है। वह बिल्कुल भी चिल्ला नहीं सकता था और केवल नाक से दबी हुई आवाजें ही निकाल सकता था। अंधेरे में वह केवल 2 तेज आंखों को अपनी ओर ठंडी निगाहों से घूरते हुए देख सका। आमतौर पर अहंकारी दिखने वाला विकास भी इस क्षण भयभीत हो गया। उसके हाथ हिल नहीं पा रहे थे, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था और उसका जीवन मरण उसके अपने हाथों में नहीं था। पहली बार विकास ने खुद को इतना असहाय महसूस किया। 1 घंटे बाद आकाश चुपचाप अपना बैग लेकर विला से निकल गया। कुछ ही देर बाद आकाश के पीछे एक भयंकर आग भड़क उठी। दरवाजों और खिड़कियों के बीच से जलती हुई लपटें निकलने लगीं। भीषण आग ने पूरे विला को अपनी चपेट में ले लिया। अपने पीछे फैली आग की लपटों को अनदेखा करते हुए आकाश पीछे मुड़े बिना आगे बढ़ गया। अचानक आकाश के कदम लड़खड़ाए और वह रुक गया। उसके चेहरे पर मौजूद तीक्ष्ण और ठंडे भाव धीरे धीरे सुखद आश्चर्य में बदल गए। आकाश ने अपनी चेतना को अपने मन में केंद्रित किया, जहां 50 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक घनाकार स्थान तैर रहा था। दर्जनों उड़ते हुए खंजर, एक बटुआ, चाबियां और अन्य विविध वस्तुएं उस स्थान के एक कोने में पड़ी थीं, जिससे पूरा स्थान बेहद खाली लग रहा था। आकाश को अच्छी तरह याद था कि पहले इस जगह की चौड़ाई सिर्फ 20 सेंटीमीटर थी और यह इन चीजों से पूरी तरह भरी हुई थी। अचानक यह इतनी बड़ी कैसे हो गई? अध्याय 2, विमान दुर्घटना। आकाश ने कई साल पहले पहली बार यह जगह हासिल की थी। एक सड़क दुर्घटना के दौरान अनियंत्रित होकर एक भारी ट्रक सड़क के किनारे खड़े आकाश की ओर तेजी से बढ़ा।
उस नाजुक क्षण में आकाश को अपने दिमाग में स्पष्टता की एक लहर महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और एक जबरदस्त शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। आकाश की आंखों में तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक धीरे धीरे और धीमा होता हुआ प्रतीत हो रहा था। संकट के उस क्षण में क्षमता के अचानक विस्फोट ने आकाश को अंतिम क्षण में एक तरफ छलांग लगाने और कुचलने वाले पहियों से बचने का मौका दिया। इसके बाद आकाश ने पाया कि उसका शरीर काफी मजबूत हो गया था और उसकी सोचने, याद रखने और प्रतिक्रिया करने की गति में भी काफी सुधार हुआ था। सबसे जादुई बात यह थी कि उसके दिमाग में रूबिक क्यूब के आकार का एक स्थान प्रकट हुआ और वह अपने विचारों का उपयोग करके उसके अंदर वस्तुओं को संग्रहित कर सकता था। इस महाशक्ति के अचानक प्राप्त होने से आकाश कुछ समय के लिए उत्साहित हो गया। भविष्य में फिल्मों के सुपरहीरो की तरह शक्तिशाली बनने के लिए आकाश ने लगातार व्यायाम करना और विभिन्न मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया और अपने रूपांतरण की प्रतीक्षा करते हुए इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि भाग्य आकाश के साथ मजाक कर रहा है। उसकी क्षमता के विकास की दर उसकी कल्पना से कहीं धीमी थी। कई साल बीत गए और वह जगह धीरे धीरे 10 सेंटीमीटर के रूबिक क्यूब के आकार से बढ़कर 20 सेंटीमीटर के क्यूब के आकार की हो गई। उनकी शारीरिक क्षमता में भी थोड़ा सुधार हुआ। उनकी ताकत, गति, सहनशक्ति और प्रतिक्रिया समय सभी शीर्ष एथलीटों के स्तर तक पहुंच गए और उनकी सीखने की क्षमता, स्मृति और सोचने की क्षमता आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। उनकी मार्शल आर्ट की कुशलता पहले से ही काफी प्रभावशाली थी। वह आसानी से 4 या 5 बलवान पुरुषों को संभाल सकते थे। अपने अंतरिक्ष की भंडारण क्षमता को लक्षित करते हुए आकाश ने उड़ने वाले खंजर का उपयोग करना भी सीख लिया। अब वह 10 मीटर के दायरे में उड़ती हुई चिड़िया को भी आसानी से निशाना बना सकता था और इसकी निकट दूरी की मारक क्षमता किसी हैंडगन से कम नहीं थी। आकाश का पूरा ध्यान केवल अपनी ताकत बढ़ाने पर केंद्रित था, इसलिए उन्होंने अपनी क्षमताओं के प्रशिक्षण और शोध में काफी ऊर्जा और समय व्यतीत किया। उन्हें प्रतिष्ठित स्कूलों, प्रसिद्ध कंपनियों, अभिजात वर्ग या सीईओ बनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। जब तक वह इन चीजों को चाहते थे, वे अपनी असाधारण बुद्धि से इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते थे। वह अपनी ताकत को अधिक महत्व देता था और पर्दे के पीछे रहकर एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में दुनिया को तटस्थ भाव से देखना पसंद करता था। वर्षों के विकास ने आकाश को मजबूत तो बना दिया था, लेकिन फिर भी यह उसकी अपेक्षाओं से बहुत दूर था। आधुनिक प्रौद्योगिकी से संपन्न समाज में उसे अपनी मनमर्जी से काम करने देना, कानून को चुनौती देना या न्याय के लिए लड़ना पर्याप्त नहीं था। एक शांत लेकिन संतुष्टिदायक जीवन ने आकाश को यथास्थिति से संतुष्ट कर दिया और वह चुपचाप इस शांति में शक्ति का संचय करता रहा। हालांकि विकास के अत्याचारों ने आकाश को उसकी सुप्तावस्था से जगा दिया। हथकड़ियां हट जाने के बाद आकाश अपने कार्यों में निर्णायक, निर्मम और बेरहम हो गया। विकास से तिजोरी और बैंक कार्ड के पासवर्ड जबरन निकलवाने और सफलतापूर्वक पैसे हासिल करने के बाद उसने चाकू से उसकी हत्या कर दी। पूरे विला में कोई भी जीवित नहीं बचा। वहां से जाने से पहले आकाश ने घर में आग लगा दी, जिससे अपराध स्थल पूरी तरह से आग की लपटों से नष्ट हो गया। अपने परिवेश में आए बदलाव को देखने के बाद आकाश के पास सावधानीपूर्वक सोचने का समय नहीं था। अभी अभी हुए विस्फोट से जल्द ही पुलिस की भीड़ जुट जाएगी, इसलिए उसे तुरंत वहां से निकलना पड़ा। अपने हाथ में पकड़े हुए ट्रैवल बैग को विस्तारित स्थान में रखकर आकाश तेजी से वहां से निकल गया। उसने विकास से कुल मिलाकर 8 मिलियन से अधिक की राशि प्राप्त की थी, जो चेंजिंग डे के 1 या 2 साल के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। वह चुपचाप अपने माता पिता को पैसे देने के लिए अस्पताल भागा, उन्हें जल्दबाजी में एक स्पष्टीकरण दिया और फिर सीधे हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गया और लॉस एंजल्स के लिए सबसे पहली उड़ान में सवार हो गया। हालांकि उसने पूरी तैयारी कर ली थी और पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत सावधानी बरती थी, फिर भी एहतियात के तौर पर आकाश ने कुछ समय के लिए विदेश में छिपने का फैसला किया। विमान के उड़ान भरने के बाद ही आकाश को शांत होने और अपने अंदर आए बदलावों के बारे में सोचने का समय मिला। आकाश को हमेशा से यह आभास होता था कि उसकी क्षमता इतनी सरल नहीं होनी चाहिए और ऐसा लगता था कि अभी और भी शक्तिशाली क्षमताएं हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है। विकास को मारने के बाद अंतरिक्ष के अचानक विस्तार ने आकाश को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। उसकी क्षमता को बढ़ाने की कुंजी लगभग प्रकट होने वाली थी। वर्षों से महाशक्तियों पर किए गए अपने शोध के आधार पर आकाश ने अनुमान लगाया कि उसकी क्षमता में सुधार मानसिक ऊर्जा से संबंधित होना चाहिए। उस कार दुर्घटना के बाद उस जगह का स्वरूप सामने आया। इस भीषण संकट ने आकाश की मानसिक ऊर्जा में तीव्र वृद्धि को प्रेरित किया। उनके मस्तिष्क का क्षेत्र विकसित हुआ और महत्वपूर्ण सीमा को पार करने के बाद उनकी शारीरिक क्षमता सक्रिय हो गई और अंतरिक्षीय क्षमता अनलॉक हो गई। इसलिए सामान्य लोगों की तुलना में उनकी शारीरिक क्षमता कहीं अधिक होने के अलावा आकाश की सोचने और याद रखने की क्षमता भी पहले से कहीं अधिक मजबूत थी, जो कि मानसिक ऊर्जा में वृद्धि और उनके मस्तिष्क क्षेत्र के विकास का एक प्रमाण होना चाहिए। इस बार हत्या करके आकाश निर्मम और निर्णायक बन गया, धर्मनिरपेक्ष नियमों की बेड़ियों से मुक्त हो गया और अपनी सोच में एक पूर्ण परिवर्तन कर लिया। जैसे जैसे उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ, उनकी मानसिक ऊर्जा में फिर से काफी वृद्धि हुई। सिर्फ जगह का बढ़ना ही नहीं था, आकाश को यह भी महसूस हो रहा था कि हालांकि उसकी शारीरिक क्षमता मजबूत नहीं हुई थी, लेकिन उसका दिमाग अधिक स्पष्ट हो गया था। उसके विचारों की श्रृंखला तेज हो गई थी और उसकी सोचने की गति, प्रतिक्रिया की गति और स्मृति में काफी सुधार हुआ था। लेकिन क्या ये क्षमता सिर्फ इसी तक सीमित थी? अपनी सीट पर बैठे हुए भगोड़ा आकाश अपनी क्षमता की समस्या पर विचार करते हुए लाइट की मदद से वस्तुओं को तेजी से लेने और रखने का अभ्यास कर रहा था। अचानक विमान के जोरदार कंपन से आकाश अपने विचारों से जाग गया। विमान में सवार यात्री भी एक एक करके अपनी गहरी नींद से जाग गए और पूरा केबिन शोरगुल और अव्यवस्था से भर गया। विमान का कंपन दिन प्रतिदिन और भी तीव्र होता गया। अंत में 2 दबी हुई आवाजों के साथ विमान अचानक बुरी तरह हिल गया और उसकी गति धीमी होने लगी। आकाश ने खिड़की के बाहर बादलों की ओर देखा और पाया कि विमान की ऊंचाई कम होने लगी थी और वह बादलों के और करीब आता जा रहा था। आकाश के मन में अनायास ही 2 शब्द उभर आए, विमान दुर्घटना। केबिन में अफरा तफरी मच गई और फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों को शांत करने की कोशिश करने लगे।
कृपया अपनी सीटों पर बैठे रहें और सीट बेल्ट बांध लें। इस समय कॉकपिट के अंदर कैप्टन ने कंट्रोल स्टिक को कसकर पकड़ रखा था और विमान को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर लगातार विभिन्न उपकरणों की जांच कर रहा था और किसी भी समय स्थिति की रिपोर्ट दे रहा था। दोनों इंजन बंद हो गए थे, विमान की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी और वह ग्लाइडिंग की स्थिति में था। इसके अलावा नियंत्रण प्रणाली में भी खराबी आ गई थी, जिससे विमान की उड़ान की स्थिति को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो गया था। विमान की ऊंचाई लगातार घट रही थी, यह अब बादलों को पार कर चुका था और अभी भी नीचे उतर रहा था और विमान के नीचे अथाह समुद्र फैला हुआ था। ऊंचाई 6000 फीट, गति 220 समुद्री मील। प्रथम अधिकारी की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। हालांकि कप्तान ने ऊंचाई को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, फिर भी विमान समुद्र की सतह के और करीब आता जा रहा था। नियंत्रण प्रणाली की खराबी के कारण विमान के लिए स्थिर रूप से ग्लाइड करना मुश्किल हो गया और विमान एक तीव्र कोण पर नीचे की ओर गोता लगा रहा था। इस स्थिति में स्थिर रूप से ग्लाइड करना और समुद्र की सतह पर आपातकालीन लैंडिंग करना असंभव था। विमान की वर्तमान गति को देखते हुए एक बार जब वह समुद्र की सतह को छू लेगा तो समुद्री जल का अत्यधिक तरल प्रतिरोध विमान को पल भर में टुकड़ों में फाड़ देगा और वह जल्द ही समुद्र की तलहटी में डूब जाएगा। जहाज पर सवार लोगों के जीवित बचने की संभावना शून्य थी। अचानक कप्तान की दृष्टि रेखा में दूर स्थित नीले समुद्र की सतह पर हरे रंग का एक धब्बा अचानक दिखाई दिया। जैसे जैसे विमान ऊपर की ओर बढ़ता गया, हरे रंग का ये हिस्सा धीरे धीरे बड़ा होता गया। एक द्वीप। यहाँ तक कि कप्तान, जो अब तक शांत रहे थे, भी उत्साह से भर उठे। क्या? प्रथम अधिकारी, जो घबराहट में उपकरणों को घूर रहा था, अचानक अपना सिर ऊपर उठा लिया। आगे एक द्वीप है। अगर हम द्वीप पर आपातकालीन लैंडिंग कर पाते हैं तो बचने की अभी भी संभावना है। इस खोज से कप्तान भी जाहिर तौर पर रोमांचित थे। इस विकट परिस्थिति में आखिरकार जीवन की एक झलक दिखाई दी थी। इस समय विमान छोटे द्वीप से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन विमान की ऊंचाई तेजी से घट रही थी। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं था कि वे द्वीप पर आपातकालीन लैंडिंग सफलतापूर्वक कर पाएंगे या नहीं। द्वीप का क्षेत्रफल बड़ा नहीं था और विमान के कप्तान को यह सुनिश्चित करने के लिए विमान की ऊंचाई को अच्छी तरह से नियंत्रित करना पड़ा कि विमान द्वीप पर ठीक से उतरे। एक छोटी सी गलती भी हो जाती तो विमान समुद्र में डूब जाता। कैप्टन ने केबिन ब्रॉडकास्ट चालू किया। मैं कैप्टन हूं, आपातकालीन प्रभाव स्थिति के लिए तैयार हो जाए। जहां अन्य लोग घबरा रहे थे और फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा दिखाए गए तरीके से अपने सिर नीचे कर रहे थे, वहीं आकाश समुद्र की सतह को देख रहा था, जो अब उसकी पहुंच में थी और तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हर धड़कन मजबूत और शक्तिशाली थी। उसके पूरे शरीर में तेजी से रक्त का संचार होने लगा और उसके दिमाग में मौजूद स्थान भी तेजी से फैलने लगा। विमान द्वीप के और करीब आता जा रहा था। अब बस कुछ 100 मीटर की दूरी बाकी थी। दुर्भाग्यवश विमान स्थिरता नहीं बनाए रख सका और समुद्र की सतह से टकराने ही वाला था। कप्तान के माथे से पसीने की बारीक बूंदें टपक रही थीं। आखिरी क्षण में उसने नाक ऊपर खींचने के लिए संघर्ष किया और कम्युनिकेटर में चिल्लाया, टकराव के लिए तैयार हो जाओ। विमान का पिछला हिस्सा जल्द ही समुद्र की सतह को छू गया। तीव्र गति के कारण जबरदस्त प्रभाव बल उत्पन्न हुआ, जिससे समुद्री जल इस्पात की तरह कठोर हो गया। विमान का पिछला हिस्सा पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया और विमान में भीषण कंपन होने लगी। सभी लोग तेजी से आगे की ओर फेंके गए और विमान का ढांचा झुकने लगा। जब पूंछ टूटी तो भारी खिंचाव बल के कारण विमान की गति तेजी से गिर गई, लेकिन इस खिंचाव के कारण विमान का संतुलन भी बिगड़ गया। सबसे पहले बायां पंख समुद्र की सतह से टकराया और उस भीषण बल के कारण पंख के नीचे स्थित इंजन तुरंत टूटकर अलग हो गया। विमान का अगला हिस्सा बाईं ओर झुकने लगा और फिर भारी खिंचाव बल के कारण उसका पूरा बायां पंख टूट गया। विमान का पूरा ढांचा समुद्र की सतह पर एक तरफ खिसक गया और जल्द ही समुद्र के पानी से दाहिना पंख भी टूटकर अलग हो गया। कप्तान ने हार मानकर अपने हाथ छोड़ दिए। अब आगे सब कुछ भाग्य पर निर्भर था। दोनों पंख टूट जाने के बाद विमान पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया और जड़त्व के कारण समुद्र की सतह पर लुढ़कता और फिसलता रहा। समय समय पर क्षतिग्रस्त केबिन से लोग, सीटें और सामान बाहर फेंके जा रहे थे। विमान के अंदर मलबा चारों ओर उड़ रहा था। कभी कभी लोग भारी वस्तुओं से टकरा जाते थे या उनकी सीट बेल्ट टूट जाती थी और वे अपनी सीटों से उछलकर अन्य यात्रियों या केबिन की दीवारों से टकरा जाते थे। पूरी केबिन खून से सनी हुई थी। इस समय आकाश में भारी बदलाव हो रहे थे। उसका मजबूत दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके आसपास का दृश्य आकाश की आंखों में धीमा होने लगा। पूरी केबिन धीरे धीरे घूमने लगी। सामान और पत्रिकाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी और उसके आसपास की हर चीज धीमी हो गई। अंततः वह स्थान 1 मीटर भुजा वाले घन में विस्तारित हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया है और उसमें एक नया परिवर्तन हो रहा है। शून्य स्थान की सीमा धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी। अंतरिक्ष के बाहर अलग अलग दूरी और चमक वाले अनगिनत प्रकाश बिंदु तारों की तरह बिखरे हुए थे, जो एक शानदार तारों भरे आकाश का निर्माण कर रहे थे। और उस अंतरिक्ष के सबसे करीब स्थित जगह पर प्रकाश का एक चमकदार गोला चुपचाप एक रहस्यमय चमक बिखेर रहा था। अध्याय 3, अंतरिक्ष समय यात्रा। आकाश के दिमाग में अचानक रहस्यमय सूचनाओं का सैलाब उमड़ आया और कई वर्षों से सुप्त पड़ी स्थानिक क्षमता ने आखिरकार उसके सामने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। पता चला कि जब आकाशकार दुर्घटना में घायल हुआ और उसकी क्षमता में विस्फोट हुआ तो उसकी मानसिक ऊर्जा तेजी से बढ़ी और एक निश्चित सीमा को पार कर गई, जिससे एक छिपी हुई विशेष क्षमता सक्रिय हो गई। दरअसल आकाश इतिहास में एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने विशेष क्षमता को सक्रिय किया हो। इतिहास के लंबे कालखंड में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने संयोगवश या अवसर से अपनी विशेष क्षमताओं को सक्रिय किया है। हालांकि इन सभी क्षमताओं की अपनी अपनी सीमाएं थीं, फिर भी उन्होंने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। जुगेलियांग ने अनुष्ठान करने और हवा और बारिश को आमंत्रित करने के लिए वेदी स्थापित की। जियांग यू में तिपाई उठाने की ताकत थी और वह आकाश के नीचे अजेय था। पौराणिक कथाओं में वर्णित कई क्षमताएं वास्तव में प्राचीन काल के लोगों द्वारा दर्ज की गई अलौकिक क्षमताओं का विवरण हैं।
दूरदृष्टि, श्रवण शक्ति, अजेयता और उड़ना या धरती के भीतर सुरंग बनाना, ये सभी क्षमताएं वास्तव में अस्तित्व में थीं। लेकिन आकाश उन सभी से कहीं अधिक खास था। वह समय और अंतरिक्ष में यात्रा करके दूसरी दुनिया में जा सकता था, लेकिन इस क्षमता का उपयोग वह अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था और इस पर कुछ प्रतिबंध भी थे। सबसे पहले, अंतरिक्ष समय में यात्रा करने के लिए शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और आकाश की मानसिक ऊर्जा इस समय केवल उन शर्तों को पूरा करती है जिससे अंतरिक्ष समय में यात्रा करने की क्षमता वास्तव में सक्रिय हो जाती है। मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है मन की स्थिति में सुधार, जिससे मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरा है जीवन और मृत्यु के बीच की क्षमता का विस्फोट, जहां सभी पहलुओं में क्षमताएं तेजी से बेहतर होती हैं। मानसिक ऊर्जा के अलावा शारीरिक गुणों में भी तदनुसार वृद्धि होती है। दूसरे, अंतरिक्ष समय में यात्रा करने के बाद 1 महीने का विश्राम काल होगा। 1 महीना बीत जाने के बाद ही दूसरा पुनर्जन्म किया जा सकता है। अंतरिक्ष के बाहर प्रकाश के बिंदु वे संसार हैं जहां यात्रा की जा सकती है। हालांकि इस समय स्थानिक क्षमता अभी उतनी प्रबल नहीं है और केवल एक ही संसार है जहां यात्रा की जा सकती है। जैसे जैसे आकाश की मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी, अंतरिक्ष का विस्तार होता जाएगा और वह अधिक स्थिर होता जाएगा और यात्रा योग्य संसारों की संख्या बढ़ती जाएगी। आकाश इस समय एक बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रहा था और अचानक जागृत हुई अंतरिक्ष समय यात्रा की क्षमता ने उसे उम्मीद दी। अंतरिक्ष के उस पार चाहे जो भी हो, उसे सबसे पहले यहाँ से निकलना ही था। आकाश की चेतना अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई और उसने एकमात्र चमकते हुए प्रकाश के गोले पर ध्यान केंद्रित किया। एक विचार के साथ उसने यात्रा करने का विकल्प चुना। प्रकाश का गोला अचानक तेज रोशनी से जगमगा उठा और आकाश पल भर में अपनी जगह से गायब हो गया। एक झटके में लुढ़कती हुई केबिन से स्थिर जमीन पर आते ही आकाश को एक पल के लिए भी खुद को ढालने का मौका नहीं मिला। उसका शरीर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। विमान दुर्घटना में बाल बाल बचे आकाश झटपट जमीन से उठे। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद उन्होंने खुद को शांत किया और आसपास का जायजा लेने के लिए ऊपर देखा। लाल ईंटों से बनी संकरी गलियां और पुरानी इमारतें एक फिल्म में दिखाए गए पुराने अमेरिकी मोहल्ले के ऐतिहासिक उतार चढ़ाव का एहसास करा रही थीं, मानो उस युग की एक हवा उसकी ओर बह रही हो। यात्रा करने की क्षमता अभी अभी प्राप्त करने के कारण आकाश को इस स्पेस टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इस दुनिया में हर चीज के लिए उसे स्वयं ही अन्वेषण करना आवश्यक था। आकाश जब एक गली के प्रवेश द्वार पर इधर उधर देख रहा था, तभी 2 काले रंग के गुंडों ने उसे देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर एक मोटी भीड़ को पाकर मिली जीत की मुस्कान थी। आकाश साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और देखने में फटे पुराने कपड़ों वाले गरीब आदमी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसके अलावा वह एशियाई था और अकेला था, जिससे वह उस जगह से अपरिचित लग रहा था। उनकी नज़रों में वह एक ऐसा मेमना था जिसे बलि का बकरा बनाया जा रहा था। दोनों आगे बढ़े और आकाश को घेर लिया। उनमें से एक ने चाकू निकाला और धमकी देते हुए कहा, बच्चे, तमीज़ से पेश आओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। दूसरा आदमी आगे बढ़ा, आकाश की बांह पकड़ी और उसे पीछे वाली गली में धकेल दिया। इस दुनिया में आते ही उसका सामना एक लूटपाट से हुआ। आकाश थोड़ा अवाक रह गया। आसपास के राहगीरों पर नजर डालते हुए, जो मानो कुछ देख ही नहीं रहे थे, आकाश मुड़ा और स्वेच्छा से गली में चला गया। कम से कम तुम समझदार तो हो, बच्चे। दोनों गुंडों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आकाश के पीछे पीछे चलने लगे। शायद उनकी सोच में एशियाई लोग इतने ही डरपोक और आसानी से धमकाए जाने वाले होते थे। आकाश एक कोने पर जाकर रुक गया, आगे पीछे देखता रहा और फिर सिर हिलाया। यह एक बंद गली थी, बाहर से यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता था। 10 मिनट बाद आकाश गली से बाहर निकला। उसके कमरे में दर्जनों डॉलर नकद पड़े थे। आकाश ने पाया कि उसकी ताकत फिर से बढ़ गई है। उसने अभी अभी थोड़ी सख्ती बरती थी, जिसके कारण दोनों गुंडे अभी भी गली में बेहोश पड़े थे। हालांकि बुनियादी स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य का ब्रुकलिन शहर था। समय दिसंबर 1941 का था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। यूरोपीय मोर्चे पर भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। कुछ ही दिन पहले जापान ने अमेरिकी सेना के पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया था और संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक तौर पर युद्ध में शामिल हो गया था। आकाश संयोग के इस चमत्कार पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह मूल रूप से लॉस एंजल्स जा रहा था, लेकिन वास्तविकता में वह अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। इसके बजाय वह एक दूसरी दुनिया में सबसे पहले न्यूयॉर्क पहुंच गया। बस समय का अंतर 70 वर्षों से भी अधिक था। अपने मौजूदा माहौल को समझने के बाद आकाश ने सबसे पहले एक होटल ढूंढा और उन 2 गुंडों से लिए गए पैसों का इस्तेमाल करके वहीं रुका। अगले कुछ दिनों में आकाश दुनिया की स्थिति को समझने के लिए प्रतिदिन पुस्तकालयों और बारों में जाया करता था। उसके अत्यधिक विकसित मस्तिष्क ने उसे असाधारण बुद्धि प्रदान की थी और उसकी सोचने और जानकारी को संसाधित करने की क्षमता बहुत प्रबल थी। वह किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता था। महज कुछ दिनों में आकाश की अंग्रेजी किसी स्थानीय व्यक्ति की अंग्रेजी से कम नहीं लगती थी। आज सुबह आकाश हमेशा की तरह होटल से बाहर निकला और दरवाजे के पास स्थित अखबारों की दुकान से कई अखबार खरीदे। उस समय सड़कों और गलियों में हर जगह भर्ती के पोस्टर लगे हुए थे और अखबार भी युद्ध से जुड़ी खबरों से भरे हुए थे। देशभक्ति की भावना अभूतपूर्व रूप से तीव्र थी और बड़ी संख्या में युवा प्रशांत महासागर और यूरोपीय मोर्चों पर जाने के लिए सेना में भर्ती हो गए। ये दुनिया पृथ्वी के द्वितीय विश्व युद्ध काल के समान प्रतीत होती थी। आकाश अब एक मुश्किल में फंस गया था। वह इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता था, उसे देर सवेर वापस लौटना ही था। लेकिन अंतरिक्ष समय यात्रा के बारे में उसके मन में मौजूद जानकारी के अनुसार, चाहे वह दूसरी दुनिया में कितना भी समय बिताए, उसकी मूल पृथ्वी के अंतरिक्ष समय में केवल एक पल ही बीतेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आकाश के वापस लौटने के बाद भी वह उस लुढ़कते हुए केबिन में फिर से प्रकट होगा और मौत के खतरे का सामना करेगा। हालांकि इस बार उसकी शारीरिक क्षमता में सुधार हुआ था और वह मानवीय सीमा के करीब थी, फिर भी यह गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं था कि आकाश इस विमान दुर्घटना में बच जाएगा।
आकाश को जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढना था। इस दौरान आकाश के अनुभव के आधार पर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करना ही ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका होना चाहिए। ऐसे में अन्य बेहतर विकल्पों के अभाव में आकाश के पास सेना में भर्ती होकर युद्ध के मैदान में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, या फिर गिरोह भी उसके लिए एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी साबित हो सकते थे। आकाश अखबार देख रहा था और सोच रहा था कि आगे पुलिस का साथ दे या डाकुओं का, तभी अचानक उसकी निगाहें ठहर गईं। उसकी नज़र एक जाने पहचाने नाम पर पड़ी। उसने अखबार का एक हिस्सा देखा जिस पर साफ साफ छपा था, अमेरिका के सबसे बड़े हथियार व्यापारी स्टॉक इंडस्ट्रीज ने कल सेना के साथ हथियारों की खरीद के नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। आकाश को पूरा यकीन था कि द्वितीय विश्व युद्ध के वास्तविक दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टॉक नाम की कोई बड़ी हथियार कंपनी नहीं थी। आगे की जानकारी मिलने पर आकाश को पता चला कि स्टॉक इंडस्ट्रीज की स्थापना अमेरिकी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हॉवर्ड स्टॉक ने की थी। इस बार आकाश की याददाश्त इतनी सुधर गई थी कि वह लगभग फोटोग्राफिक मेमोरी हासिल कर चुका था। जब तक वह ध्यान केंद्रित करता, वह एक बार देखी हुई चीज़ों को भी स्पष्ट रूप से याद रख सकता था। आकाश को पहले देखी गई फिल्मों की अधिकांश कहानियां स्पष्ट रूप से याद थीं। वर्तमान समय और अखबार में मिली हॉवर्ड स्टॉक की तस्वीर को मिलाकर आकाश ने निष्कर्ष निकाला कि वह इस समय कैप्टन अमेरिका फिल्म की दुनिया में है। और यह कहानी शुरू होने से पहले की बात है। रेड स्कल अमन राजपूत ने अभी तक कॉस्मिक क्यूब प्राप्त नहीं किया था, और कैप्टन अमेरिका अभी भी शारीरिक रूप से कमजोर एक देशभक्त युवक था जिसके पास अपने देश की सेवा करने का कोई साधन नहीं था। इस दुनिया में शक्ति का स्तर ऊंचा नहीं था, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली कैप्टन अमेरिका भी शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत ही मजबूत था। वर्तमान आकाश से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, और कोई भी ऐसा शत्रु नहीं था जो बहुत शक्तिशाली हो या जिसका मुकाबला करना असंभव हो। हालांकि इस दुनिया में कुछ अच्छी चीजें भी थीं। अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए आकाश के पास कई विकल्प थे। फिल्म की कहानी को ध्यानपूर्वक याद करने के बाद आकाश के मन में एक साहसिक और अनोखा विचार आया। जैसे ही यह विचार मन में आया, ये बेकाबू हो गया। जोखिम भले ही अधिक था, लेकिन सफलता के बाद मिलने वाले लाभ भी बहुत बड़े थे। यदि वह अच्छी तरह से तैयार रहता और हर कदम सही ढंग से उठाता, तो सफलता की संभावना बहुत अधिक थी। धन जोखिम में ही पाया जाता है। आकाश ने जोखिम उठाने का फैसला किया। इस विचार को साकार करने के लिए आकाश को बहुत कुछ करना था, और उसके पास समय कम होता जा रहा था। उसे तुरंत काम शुरू करना था, लेकिन उससे पहले आकाश को यात्रा खर्च के लिए कुछ पैसे जुटाने की जरूरत थी। अध्याय 4, निर्धन जर्मन कलाकार। उस रात ब्रुकलिन में कई गिरोहों के मुख्यालयों और गढ़ों में चोरी हुई। कुछ गिरोहों के तो पूरे तिजोरियां ही गायब हो गईं। नुकसान कुछ हजार से लेकर दसियों हजार डॉलर तक का था। ये जानना जरूरी है कि उस समय एक अमेरिकी की औसत वार्षिक आय $1000 से कम थी। अमेरिकी सेना के पायलट का मासिक वेतन केवल $150 था, और एक आम सैनिक की कमाई मात्र $50 थी। इन गिरोहों को हुआ नुकसान भारी ही था। जहां एक और गिरोह के गुंडे अपनी भारी रकम चुराने वाले चोर की तलाश में हर जगह बेतहाशा खोजबीन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारा नया शातिर चोर यूरोप जाने वाले एक मालवाहक जहाज के कार्गो होल्ड में खजाने के बक्से खोल रहा था। उस दौर के विमानों की मारक क्षमता बहुत कम थी। अटलांटिक महासागर के ऊपर 5000 से 6000 किलोमीटर की यात्रा करके कोई भी विमान यूरोप नहीं पहुंच सकता था। इसलिए आकाश के पास धीमे चलने वाले स्टीमर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जाहिर है, बिना पहचान बताए आकाश ने छिपकर यात्रा करने का फैसला किया। आकाश ने पाया कि विकास के विला में घुसपैठ करने के बाद से उसे हत्यारे और चोर की भूमिका निभाने में और भी अधिक रुचि हो गई थी, और वह इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। मानव सीमा के करीब और आम लोगों की तुलना में कई गुना अधिक शक्ति, चपलता और सूझबूझ ने आकाश को बिना पकड़े आसानी से घुसपैठ करने में सक्षम बनाया। इसके साथ ही उसके पास मौजूद अंतरिक्ष यान, जिसमें पर्याप्त औजार और हथियार रखे जा सकते थे और बड़ी मात्रा में सामान आसानी से ले जाया जा सकता था, ने आकाश की घुसपैठ, हत्या और आपूर्ति परिवहन को और भी सुविधाजनक बना दिया। बेशक ये वस्तुनिष्ठ परिस्थितियां थीं। वास्तव में इसका मुख्य कारण ये था कि आकाश न्यूनतम लागत पर अपने लक्ष्य प्राप्त करना पसंद करता था। लापरवाही भरा व्यवहार आकाश का स्वभाव नहीं था। आखिरी तिजोरी खोलने के बाद आकाश ने अपने औजार समेटे और अपनी कमाई गिनने लगा। कुल मिलाकर 120,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक थे। साथ ही कुछ सोने की छड़ें और गहने भी थे। कई किलोग्राम ड्रग्स भी थे। आकाश को सबसे ज्यादा आश्चर्य 2M1911 पिस्तौल देखकर हुआ। ये पिस्तौल 70 वर्षों से अधिक समय तक अमेरिकी सेना में सेवा दे चुकी थी और एक उत्कृष्ट उच्च शक्ति वाली पिस्तौल थी। इसका बड़ा 11.43 मिलीमीटर कैलिबर इसे बेजोड़ मारक क्षमता प्रदान करता था। 7 राउंड की मैगजीन क्षमता, उच्च शक्ति, लंबी दूरी, स्थिर प्रदर्शन और कम खराबी दर के साथ इसकी कमियां इसका अपेक्षाकृत अधिक वजन और आकार, कम मैगजीन क्षमता और उच्च प्रतिक्षेप थी, जो निशाने की सटीकता को प्रभावित करती थीं। हालांकि आकाश के लिए, जिसके पास अविश्वसनीय ताकत थी और इतनी जगह थी कि वह कुछ ही सेकंड में मैगजीन बदल सकता था, ये कोई समस्या नहीं थी। 10 दिनों से भी अधिक समय बाद, एक लंबी यात्रा के बाद मालवाहक जहाज आखिरकार लिवरपूल बंदरगाह पर पहुंचा। इतने दिनों तक मालवाहक डिब्बे में बंद रहने और केवल रात में ही चुपचाप डेक पर ताज़ी हवा लेने की अनुमति मिलने के कारण आकाश को बहुत घुटन महसूस हो रही थी। रात होने से पहले अपनी तेज सुनने और समझने की क्षमता का उपयोग करते हुए आकाश ने चालक दल को आसानी से चकमा दिया, जहाज से उतर गया और गोदी के बाहर एक टैक्सी लेकर सीधे एक होटल चला गया। अकेले ही आकाश ने सबसे अच्छे स्वीट में से एक का अनुरोध किया, जिसमें 2 बेडरूम और एक विशाल बैठक कक्ष था। खिड़की से वह लिवरपूल की क्लासिक और खूबसूरत सड़कों का नज़ारा और दूर तक फैली विशाल तटरेखा देख सकता था। आकाश नर्म चौड़े बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। सुबह सुबह सफ़ेद महीन पर्दों से छनकर आती धूप की किरणें आकाश के चेहरे पर पड़ीं। इस गर्म एहसास ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया। एक दुर्लभ और सुखद नींद के बाद आकाश तरोताज़ा महसूस कर रहा था।
उसने अंगड़ाई ली, खड़ा हुआ और धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। उसने खिड़की खोली और सुबह की धुंध के साथ मिली ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिससे आकाश को ऊर्जा का एक नया झटका लगा। समय जनवरी 1942 तक पहुंच चुका था। आकाश, जिसे तुरंत रवाना हो जाना चाहिए था, इसके बजाय लिवरपूल की सड़कों पर इत्मीनान से घूम रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो जर्मनों का एक समूह शरण लेने के लिए ब्रिटेन भाग गया। उनमें से अधिकांश जर्मन अभिजात वर्ग के लोग थे, जिनमें नस्लीय उत्पीड़न झेलने वाले यहूदी, कम्युनिस्ट और हिटलर द्वारा नफरत किए जाने वाले पतित कलाकार शामिल थे। उनमें डॉक्टर, वकील, व्यापारी और कलाकार भी थे, लेकिन ब्रिटेन में उनकी स्थिति मात्र एक शत्रु देश से आए शरणार्थियों के समूह की थी। ब्रिटेन पहुंचने के बाद उनका जीवन आसान नहीं था। पहले उन्होंने अंग्रेजों को किलेबंदी बनाने में मदद करने के लिए कुली के रूप में काम किया, फिर उन्हें सुनसान डार्टमूर भेज दिया गया, जहां उन्हें घने कोहरे और मूसलाधार बारिश के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। नाजी जर्मनी के पूरे यूरोप में फैलने के डर से विस्थापन की अवधि के बाद ब्रिटिश सरकार ने इन सभी अस्थिर तत्वों को लिवरपूल के पास कई छोटे द्वीपों तक सीमित कर दिया। हाल ही में पर्ल हार्बर की घटना के बाद ही द्वीपों पर मौजूद लगभग 30,000 जर्मनों को रिहा किया गया। उनमें से अधिकांश ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए, लेकिन कई लिवरपूल में ही रह गए। हालांकि शत्रु देश से आने के कारण अंग्रेजों ने उनका स्वागत नहीं किया। स्थायी रोजगार न मिलने के कारण उनमें से अधिकांश बेघर हो गए और बेहद कठिन जीवन जीने लगे। आकाश को एक चौराहे पर आसानी से एक बूढ़ा जर्मन कलाकार मिल गया जो दूसरों के चित्र बनाकर अपना जीवन यापन करता था। उस बूढ़े व्यक्ति के बाल सफ़ेद थे और उसने कुछ पुराना लेकिन बेहद साफ सुथरा गहरे भूरे रंग का सूट पहना हुआ था। उसके कठिन जीवन ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि इसने उसे और अधिक संयमित और खुले विचारों वाला बना दिया था। उसके चेहरे पर दर्द या पीड़ा का कोई निशान नहीं था, बस उस व्यक्ति की सहज और बेफिक्री झलक रही थी जिसने जीवन और मृत्यु को करीब से देखा था। बूढ़ा आदमी एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। एक हाथ से उसने अपनी गोद में रखे ड्राइंग बोर्ड को सहारा दिया हुआ था और दूसरे हाथ में कोयले की पेंसिल पकड़ी हुई थी। उसके पैरों के पास एक पुराना चमड़े का सूटकेस रखा था जिसमें उसका सारा सामान था। महाराज, क्या आप अपना चित्र बनवाना चाहेंगे? बूढ़े व्यक्ति ने सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। क्यों नहीं? आकाश चलकर बूढ़े आदमी के सामने स्टूल पर बैठ गया। बूढ़ा कलाकार आकाश को ध्यान से देखता रहा। उसकी चारकोल पेंसिल ड्राइंग बोर्ड पर तेजी से चलती रही और जल्द ही उसने एक सजीव रेखाचित्र पूरा कर लिया। ये कहना ही पड़ेगा कि उस बुजुर्ग कलाकार की चित्रकला कौशल वास्तव में उत्कृष्ट थी। कुछ सरल स्ट्रोक से ही उन्होंने आकाश की आंखों की चमक और उनके भावों को बहुत ही सजीव रूप से चित्रित कर दिया था। पहले के विपरीत आकाश की तीक्ष्णता संयमित थी। हत्या, विमान दुर्घटना और अंतरिक्ष समय यात्रा जैसे अनुभवों से गुजरने के बाद आकाश की शक्ति में लगातार सुधार हुआ था और उसकी मानसिकता में भी बदलाव आया था। अपनी झिझक को त्याग कर उसका पूरा स्वभाव तीव्र हो गया था। उसकी आंखें चमकीली और गहरी थीं, उसकी दृष्टि भेदक थी और वह एक अलौकिक अनासक्त भाव प्रकट करता था, मानो उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता हो। बूढ़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर आकाश को एहसास हुआ कि अनजाने में ही उसमें कितना बड़ा बदलाव आ गया था। हालांकि आकाश को स्वतंत्रता और सुखमय जीवन की यह वर्तमान स्थिति पसंद थी। निरंतर संयम और छिपाव उसकी शक्ति के विकास के लिए अनुकूल नहीं थे। यही मेरा असली रूप है, आकाश ने चित्र में दिख रही तेज और उत्कृष्ट आकृति को देखते हुए सोचा। आकाश द्वारा अपने इरादे स्पष्ट करने और रहने खाने सहित प्रतिदिन $10 की मजदूरी की पेशकश करने के बाद निर्धन वृद्ध कलाकार ने तुरंत अपना ड्राइंग बोर्ड समेटा, अपना सूटकेस उठाया और खुशी खुशी आकाश के पीछे होटल में चला गया। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम एडी एल्बर्ट था। वह एक साधारण चित्रकार और मूर्तिकार थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कलात्मक सृजन में समर्पित कर दिया था। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे और 60 वर्ष की आयु में वे बिल्कुल अकेले रह रहे थे। हालांकि घुमंतु जीवन और अनुभवों ने उन्हें रचनात्मक प्रेरणा और जीवन के बारे में गहरी समझ प्रदान की, फिर भी उनका शरीर कमजोर होने लगा था। हालांकि वे जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन थे और किसी परदेश में मरने के लिए तैयार थे, आकाश के आगमन ने उन्हें आशा की एक किरण दिखाई जिसे उन्होंने थामने का फैसला किया। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि आकाश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका स्वभाव बहुत ही खास था। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति ने अनगिनत लोगों को देखा था, लेकिन उसने ऐसा स्वभाव किसी और में कभी नहीं देखा था। होटल लौटकर एल्बर्ट के लिए स्वीट के दूसरे बेडरूम में ठहरने की व्यवस्था करने के बाद आकाश ने स्वागत के तौर पर उस बूढ़े व्यक्ति को पास के सबसे अच्छे रेस्तरां में एक शानदार दावत दी। उस बूढ़े व्यक्ति का खाने का सलीका बहुत ही सुरुचिपूर्ण था, जिससे यह कहना असंभव था कि वह कोई बेसहारा शरणार्थी है, बल्कि वह किसी संभ्रांत रईस की तरह लग रहा था। उस दिन से आकाश ने एल्बर्ट से रेखाचित्र, तेल चित्रकला और मूर्तिकला सीखना शुरू किया। उनकी उन्नत बुद्धि और शरीर पर सटीक नियंत्रण ने आकाश को असाधारण कलात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने में सक्षम बनाया। एल्बर्ट के गंभीर और कठोर शिक्षण के तहत आकाश की चित्रकला और मूर्तिकला की क्षमता को उच्च स्तर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। एल्बर्ट को सबसे ज्यादा आश्चर्य आकाश की भाषाई प्रतिभा देखकर हुआ। अंग्रेजी के विपरीत, जिसमें उन्हें पहले से ही कुछ बुनियादी ज्ञान था, जर्मन भाषा आकाश के लिए पूरी तरह से अपरिचित थी। उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से सीखना शुरू किया, लेकिन सिर्फ 1 महीने में ही आकाश इतनी अच्छी जर्मन बोलने लगे कि जर्मन होने के बावजूद एल्बर्ट को भी उसमें कोई कमी नहीं मिली। अगर इन चीजों से उसे सिर्फ हैरानी हुई थी, तो आगे जो हुआ उससे वह बुरी तरह डर गया। अध्याय 5 चर्च। आज दोपहर दोनों बैठक कक्ष में बैठे थे और खुद एल्बर्ट द्वारा बनाई गई कॉफी पी रहे थे। साथ ही वे उनसे जर्मन भूगोल और रीति रिवाजों के बारे में सुन रहे थे। अचानक स्वीट के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आकाश ने बूढ़े एल्बर्ट को बैठे रहने का इशारा किया। उसने अपना प्याला नीचे रखा, खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर 3 बक्से पकड़े हुए एक युवक ने आकाश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सर, ये वे कपड़े हैं जो आपने हमारी दुकान से मंगवाए थे। कुछ दिन पहले आकाश एल्बर्ट को पास के एक दर्जी और जूते की दुकान पर ले गया था ताकि वह कई सेट कपड़े और चमड़े के जूते अपने मनपसंद तरीके से सिलवा सके, और उसने होटल का पता छोड़ दिया था।
जूते तो बहुत पहले ही डिलीवर हो चुके थे, लेकिन कपड़े आज ही बनकर तैयार हुए हैं। आकाश ने युवक को अंदर आने देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया और बैठक की मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। बस इन्हें वहीं रख दीजिए। खुश दर्जी के प्रशिक्षु को टिप देकर विदा करने के बाद आकाश मेज पर लौट आया। वहाँ 3 बक्से थे, एक बड़ा और 2 छोटे। उसने एल्बर्ट के नाम वाला बक्सा उसे सौंप दिया, फिर अपना नाम वाला बक्सा खोला। उसने सबसे बड़े बक्से को छुआ तक नहीं। बॉक्स के अंदर 2 काले ऊनी सूट करीने से तय करके रखे हुए थे। ब्रिटिश दर्जी की कारीगरी उत्कृष्ट थी, जिसमें परिष्कृत सामग्री और उत्कृष्ट शिल्प कौशल का इस्तेमाल किया गया था। आकाश ने ओल्ड एल्बर्ट के हाथों में मौजूद गहरे भूरे रंग के सूट को देखा और असहाय होकर सिर हिलाया। कैसा है एडी? अपने कमरे में वापस जाओ और इसे पहनकर देखो। देखो ये तुम्हारे पुराने वाले से कितना अलग है। ठीक है, लिवरपूल के हिसाब से तो ये ठीक ठाक है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मेरा असली वाला ज़्यादा बेहतर है। बूढ़े एल्बर्ट ने कपड़े की कारीगरी का निरीक्षण करते हुए गंभीरता से कहा। उस बूढ़े कलाकार में जिद भी थी। उसका कहना था कि यहाँ के दर्जी अच्छे कपड़े नहीं बनाते और वह अपना थोड़ा पुराना घिसा पिटा गहरा भूरा सूट ही पहनना पसंद करता था। अगर आकाश उसे उस समय दर्जी की दुकान पर न ले गया होता तो वह जाने का इरादा ही न करता। आकाश ने सोचा कि यह उसके अपने देश के दर्जियों के प्रति उसकी पसंद के कारण था और उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वह एक बड़ा और एक छोटा बक्सा लेकर अपने कमरे में वापस चला गया। दरवाजा बंद करके आकाश ने सूट का डिब्बा एक तरफ रख दिया और बड़ा वाला डिब्बा खोला। डिब्बे की सामग्री की जांच करने के बाद आकाश ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने कपड़ों का एक सेट रख लिया, बाकी सामान वापस रख दिया और डिब्बे को अपने कमरे में रख दिया। जब एल्बर्ट ने नए कपड़े पहने और बैठक कक्ष में लौटा तो सामने का दृश्य देखकर वह वहीं जम गया और सदमे से लगभग चीख ही पड़ा। एक और एल्बर्ट इस समय सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। एक जैसे कपड़े और एक जैसी शक्ल देखकर एल्बर्ट का दिमाग इस बात को समझ नहीं पा रहा था। हालांकि जीवन के कई बदलावों और कठिनाइयों का सामना कर चुके उस बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत शांत होकर गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? जैसे कोई रिकॉर्डिंग चल रही हो। सोफे पर बैठा एल्बर्ट बोला। आवाज़ बिल्कुल उसकी अपनी आवाज़ जैसी थी। बूढ़े एडी का दिमाग और भी उलझन में पड़ गया, लेकिन वह और भी सतर्क हो गया और उसकी निगाहें तेज हो गईं। ये देखकर कि भोला भाला बूढ़ा एल्बर्ट बुरी तरह घबरा गया था और अपनी तलवार निकालने ही वाला था, आकाश हंस पड़ा और अपने सिर से मुखौटा उतार दिया। हाँ, कैसा है एडी? मैंने इसे तुम्हारी शक्ल के हिसाब से बनाया है। क्या ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है? आकाश ने मुखौटा उछाल दिया। अचानक हुए घटनाक्रम से उबर रहे बूढ़े एल्बर्ट ने बड़ी मुश्किल से मुखौटा पकड़ा और उसे गौर से देखा। ये चीज़ किस चीज़ से बनी है? बिल्कुल असली जैसी दिखती है। अभी अभी तुमने मुझे पूरी तरह से धोखा दिया। सिलिकॉन, विगोर रंग द्रव्य। इसे बनाने में बहुत मेहनत और कई प्रयास लगे। सिलिकॉन का आविष्कार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही हो गया था और इस समय तक तकनीक काफ़ी विकसित हो चुकी थी। आकाश की बारीकी से की गई कारीगरी के साथ इसे छुए बिना कोई अंतर नहीं बता सकता था। ये तो सचमुच चमत्कार है। लेकिन आपकी आवाज़ के बारे में क्या? ये बिल्कुल मेरी आवाज़ जैसी कैसे है? एल्बर्ट के मन में एक और सवाल आया। ये सरल है, उच्चारण क्षेत्र को बदलने और मुख और नाक गुहाओं की स्वर उच्चारण विधियों को समायोजित करने के लिए बस स्वर रज्जु को नियंत्रित करें। वास्तव में कई नकलची मशहूर हस्तियों की इतनी अच्छी तरह से नकल कर सकते हैं कि वे बिल्कुल असली लगने लगते हैं। आकाश के लिए, जिनका अपने शरीर पर अच्छा नियंत्रण था, ये समस्या और भी कम थी। आकाश पूरे 1 महीने तक लिवरपूल में रहे। समय फरवरी 1942 में बदल गया और जाने का समय आ गया था। आज सुबह तड़के आकाश घने कोहरे में चुपचाप होटल से निकल गया। उसने लिविंग रूम की मेज पर ओल्ड एल्बर्ट के लिए $10,000 रख दिए। उनके थोड़े समय के साथ में ही आकाश को इस मेहनती, दयालु और खुले विचारों वाले बुजुर्ग का अच्छा अनुभव हो गया था। उनकी गंभीर और सावधानीपूर्वक शिक्षा ने भी आकाश की बहुत मदद की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनकी मदद करने के लिए तैयार था। आकाश के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, लेकिन उस समय इसे एक बहुत बड़ी रकम कहा जा सकता था, जो बूढ़े एल्बर्ट के लिए अपने शेष जीवन को शांति से बिताने के लिए पर्याप्त थी। ये बहुत दुख की बात थी कि अब वह ओल्ड एल्बर्ट के हाथों से बनी कॉफ़ी नहीं पी सकेगा। आकाश ने कुछ अनिच्छा से सिर हिलाया और इस हल्के अफसोस के साथ लिवरपूल से विदा हो गया। मार्च 1942, टोन्सबर्ग, नॉर्वे। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक दूरस्थ कस्बे में एक प्राचीन और साधारण चर्च था, जिसमें नॉर्वे के शाही परिवार की कब्रें थीं। उस समय नॉर्वे पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था, लेकिन इस दूरस्थ कस्बे में रातें शांत और सुकून भरी रहती थीं। दुर्भाग्यवश ये शांति जल्द ही भंग हो गई। 3 मंजिला ऊंचा और दर्जनों मीटर लंबा एक विशाल टैंक शहर में गर्जना करते हुए घुस आया। जहां जहां पटरियां गुजरती थीं, वहां की साफ सुथरी पत्थर की पटरियां चकनाचूर हो गईं और आसपास के घर भी उसके साथ हिलने लगे। स्टील के दानव की तरह दिखने वाला वह विशालकाय टैंक कस्बे के छोटे से चौक को पार करते हुए चर्च तक पहुंचा और सीधे उसके द्वार से टकरा गया। ऊंचे और भारी लकड़ी के दरवाजे, साथ ही आसपास की पत्थर की दीवारें एक जोरदार गर्जना के साथ ढह गईं। धूल छंटने पर अंदर का दृश्य सामने आया। उस छोटे से स्थान के भीतर कई मोटे भूरे पत्थर के खंभे खड़े थे, जो गिरजाघर के गोलाकार गुंबद को सहारा दे रहे थे। आसपास की दीवारों पर प्राचीन और रहस्यमय भित्तिचित्र उकेरे गए थे और गिरजाघर के ठीक बीच में एक भारी, साधारण पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। गिरजाघर के अंदर केवल एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति और एक आम नागरिक था, जिसकी ढह चुके पत्थरों के नीचे दबकर मौत हो गई थी। ढह चुके प्रवेश द्वार से सैनिकों का एक दस्ता अंदर आया। उनमें से 6 सैनिकों ने तुरंत अलग अलग कोनों पर मोर्चा संभाला और बंदूकें लेकर पहरा देने लगे। दस्ते का नेता शेष 3 सैनिकों को पत्थर के ताबूत के पास ले गया और उसे खोलने का प्रयास करने लगा। एक विशाल काली 6 पहियों वाली ऑफ रोड स्पोर्ट्स कार धीरे धीरे चर्च के प्रवेश द्वार पर रुकी। एक लंबा, निर्मल व्यक्ति वाहन से बाहर निकला।
उसके चमकदार काले लंबे सैन्य बूट कठोर पत्थर की सड़क पर पड़े, जिससे भारी और दमनकारी दा दा की आवाज़ें आ रही थीं। उसने एक राजसी और प्रभावशाली काला सैन्य ट्रेंच कोट पहना हुआ था। उसका ठंडा चेहरा थोड़ा सख्त था और उसकी बर्फीली आंखों में अत्याचार और पागलपन की झलक थी। अधिकारी धीरे धीरे चर्च में दाखिल हुआ और अंदर मौजूद सैनिकों ने तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सलाम किया। इस जगह को ढूंढने में मुझे बहुत समय लगा, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। अधिकारी के ठंडे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे उठाओ, एक सैनिक ने झट से बूढ़े व्यक्ति को ऊपर खींच लिया। इस अचानक हुई घटना को देखकर बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मुझे लगता है कि आप दूरदर्शी व्यक्ति हैं, इस मामले में हम दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। अधिकारी ने बूढ़े व्यक्ति के अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करते हुए ये कहा, लेकिन उनकी भावहीन आवाज़ सुनकर किसी का भी दिल जम जाता था। हम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। हालांकि उसका दिल घबराया हुआ था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने न तो डर दिखाया और न ही हार मानी। क्या ऐसा है? लेकिन जिसे दूसरे लोग अंधविश्वास मानते हैं, हम दोनों उसे विज्ञान मानते हैं, अधिकारी ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखते हुए कहा। तुम जो ढूंढ रहे हो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बूढ़े आदमी की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। तो फिर इसे छिपाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? अधीरता दिखाते हुए अधिकारी ने अपनी टोपी उतारकर अपने एक अधीनस्थ को सौंप दी और फिर पत्थर के ताबूत की ओर चल पड़ा। उसने दोनों हाथों से ताबूत के ढक्कन को दबाया और जोर से धक्का दिया। पत्थर का ताबूत, जिसे सैनिक अपनी पूरी कोशिश के बावजूद 1 इंच भी हिला नहीं पा रहे थे, अधिकारी के धक्के से आसानी से खुल गया। जैसे ही भारी ढक्कन जमीन पर गिरा, अंदर की सारी सामग्री सामने आ गई। अध्याय 6, लाल खोपड़ी। पत्थर के ताबूत के अंदर एक सड़ता हुआ कंकाल पड़ा था। उसके शरीर पर एक लंबी तलवार रखी हुई थी और उसके हाथों में एक पारदर्शी क्रिस्टल घन था। अचानक अधिकारी की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। ताबूत के अंदर इन वस्तुओं के अलावा वास्तव में विस्फोटक भी भरे हुए थे। अधिकारी ने अभी अभी ताबूत का ढक्कन खोला था और उस पर झुक रहा था, जिससे विस्फोटकों के फटने से पहले उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। बूम! एक जोरदार गर्जना के साथ पूरा गिरजाघर बुरी तरह हिल गया और अंदर से घनी लपटें और धुआं निकलने लगा। बचने की तमाम कोशिशों के बावजूद वह धमाके की चपेट में आ गया। ताबूत पल भर में चकनाचूर हो गया और विस्फोटक लपटों ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। आग की लपटों के बीच उसका कठोर चेहरा धंस गया, जिससे नीचे की लाल त्वचा दिखाई देने लगी। फिर शक्तिशाली झटके से वह हवा में उड़ गया और उसका मुखौटा पूरी तरह से फट गया, जिससे खून से लथपथ रेड स्कल जैसा चेहरा पूरी तरह से सामने आ गया। यह कोई और नहीं बल्कि फिल्म का मुख्य खलनायक अमन राजपूत था, जो रहस्यमयी संगठन हाइड्रा का नेता रेड स्कल था। रेड स्कल जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। धमाके की वजह से ताबूत के टुकड़े उड़कर उसके शरीर में जा गिरे और वह बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। उसके घावों से लगातार खून बह रहा था, जो जल्दी ही उसके नीचे जमा हो गया। जैसे ही आग बुझने लगी, अचानक चर्च की छत से एक आकृति नीचे उतरी। 2 स्विश स्विश की आवाज़ों और चांदी जैसी रोशनी की चमक के साथ परिष्कृत स्टील से बने 2 उड़ते हुए खंजर क्रमशः रेड स्कल की आंखों और गले पर जा गिरे। विस्फोट के झटके से पीछे की ओर गिरकर बेसुध पड़े रेड स्कल ने अचानक घातक हमले से बचने के लिए करवट बदल ली। हालांकि शायद विस्फोट से लगी गंभीर चोटों के कारण अपने महत्वपूर्ण अंगों को बचाने में कामयाब होने के बावजूद एक उड़ता हुआ खंजर उसकी गर्दन पर जा लगा, जिससे खून बहने लगा।